हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के जीके के बारे में। ठीक है, और ये जीके होगा इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड आज का जीके होगा। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 150 प्लस VVI MCQ देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इसमें कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहले झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब व्यवसाय के अंतर्गत इनमें से क्या क्या आता है? तो इनमें से सभी आ जाएगा, मतलब व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, तीनों व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, व्यवसाय मतलब बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग में निर्माण क्या किया जाता है? देखिए, हथकरघा उद्योग में छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे रुमाल हो गया, मतलब कपड़ा उद्योग होता है ये ज़्यादातर। तो रुमाल हो गया, बेडशीट हो गया, ठीक है, तकिया का कवर हो गया, और किसी चीज़ का कवर हो गया। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें उत्पादन किया जाता है, मतलब उत्पादन नहीं, मतलब इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस उद्योग में। और कृषि के बाद, ठीक है, अभी रोजगार के जो है अवसर में कृषि सबसे पहले नंबर पर है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि के बाद है हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो रोजगार देने में ये दूसरे नंबर पर आता है हथकरघा उद्योग। चलिए, अगला है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना जो है 1970 में की गई थी। ठीक है, 1970 में। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका 0.3%। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% भाग ही कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। अगला है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा दलहन। ठीक है, हरित क्रांति का दलहन पर कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब हरित क्रांति से दलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा है। ठीक है, चलिए, अगला है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा विलियम गॉड ने। ठीक है, अगला है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1970 में। अगला है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति में मछली पालन किया जाता है। अगला है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर है चीन। ठीक है, मछली उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, और अभी के समय में भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, भारत जो है यहाँ पे कॉफ़ी के उत्पादन में 6ठा स्थान है। ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील। ठीक है, अगला है, चावल निर्यातक के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है
चावल का, ठीक है, पहले नंबर पर आता है चीन, ठीक है, पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन आप कहीं कहीं देखिएगा तो अभी लेटेस्ट अपडेट में आपको मिलेगा कि चावल निर्यातक के मामले में भारत विश्व का पहला स्थान है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ जाए तो आप दूसरा पर ही टिक कीजिएगा, ठीक है। पहला अभी गलत भी हो सकता है क्योंकि आंकड़े अभी पूरा कलेक्ट नहीं हुए हैं। अगला है विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। अब तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, ठीक है, चीन। चलिए, और ये दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगला है भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न, ठीक है। खाने पीने वाले पदार्थों के लिए भारत जो है आत्मनिर्भर है। चलिए अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। चलिए अगला है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से। चलिए अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम में, ठीक है, रोम में स्थित है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में स्थित है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। चलिए अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1998 में, ठीक है। चलिए अगला है भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। देखिए भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 70% से अधिक है, ठीक है, 70% से अधिक खाद्यान्न का क्षेत्रफल है। अगला है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो ये पहले नंबर पर है भारत, ठीक है, दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा गाय भैंस ये सभी दुधारू पशुएं पाली जाती हैं, ठीक है। अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो जितने भी 7 रंग वाला क्रांति है जैसे नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, तो ये सभी जो है सभी को मिला करके इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से सभी से होगा। चलिए भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं भारत के लोग, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ऑप्शन में भारत नहीं है, तो अगर ऑप्शन में भारत नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा अमेरिका, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका।
अगर भारत नहीं है तो, वरना भारत है तो भारत पर टिक कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ भारत में ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सेलफोन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है होता है ये चीन में। ठीक है, और चीन के बाद फिर भारत में होता है। चलिए अगला है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो व्यय की सबसे बड़ी मद है यहाँ पे केंद्रीय आयोजना। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा निगम कर। ठीक है, निगम कर से सबसे ज़्यादा जो है सरकार को इनकम होती है। ठीक है, सरकार के पास पैसा कलेक्ट होता है। अगला है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका राजकोषीय घाटा। चलिए अगला है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, बजटीय घाटा या फिर चालू घाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा बजटीय घाटा। ठीक है, यानी बजट के आंकड़ों का कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अगर जितना प्राप्त हुआ है जितना व्यय हुआ है उसको अगर घटा दें तो ये हो जाएगा बजटीय घाटा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका कृषि आय कर। ठीक है, कृषि आय कर, ये इससे राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, होती ही नहीं है इससे, समझिए। तो कृषि आय कर से राजस्व की प्राप्ति होती ही नहीं है केंद्र सरकार को। चलिए अगला है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण मद है यहाँ पे ब्याज भुगतान। ठीक है, अगला है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? तो लागू किया गया था 1957 में। ठीक है, 1957 में लागू किया गया था। चलिए अगला है, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है, किससे संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्पादक शुल्क से। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसी के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, कौन होता है भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे योजना आयोग का सचिव। ठीक है, योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा के.सी. नियोगी। चलिए, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 280 में। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। अब देखिए, रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा।
भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। चलिए अगला है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यातक किसको किया जाता है? सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? मतलब भारत में जो चमड़े का निर्यात है सबसे ज़्यादा किस देश को किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, चीन के साथ था तो वो कोरोना के साथ, मतलब कोरोना के बाद तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है यहीं पर खर्च किया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम लाने में, ठीक है, दूसरे देश से पेट्रोलियम लाने में, पेट्रोल डीजल ये सभी लाने में जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए अगला है, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति जो है संबंधित है लघु उद्योगों से। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में। अगला है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। अब फेरा का स्थान किसने ले लिया है? तो फेमा ने ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। अब भुगतान संतुलन में उपरोक्त सभी निहित होता है, मतलब अदृश्य व्यापार भी होता है, दृश्य व्यापार भी होता है और ऋण भी होता है। चलिए अगला है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है यहाँ पे करों से है। ठीक है, करों से। चलिए अगला है, नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बैंकिंग संस्थान से। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या है? ऑप्शन में देखिए, प्रादेशिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुक्त व्यापार। तो ये हो जाएगा प्रादेशिक व्यापार। देखिए, अगर एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है, मतलब भारत के ही एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार होता है, तो ये होता है प्रादेशिक व्यापार। और जब एक ही राज्य के में जो है, एक ही राज्य के मतलब अंदर में ही व्यापार सब होता है, तो उसको कहते हैं आंतरिक व्यापार। और जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए अगला है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका खनिज तेल उत्पादन से। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयत व्यापार है? तो यहाँ पे है ओपीईसी के द्वारा, ओपीईसी देशों के साथ। अब ओपीईसी का फुल फॉर्म होता है, तो ओपीईसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा आयात वाला व्यापार पेट्रोलियम पर ही होता है, पेट्रोलियम वाले देशों के साथ। ठीक है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम वाले देशों के साथ होता है, तो उसको ही बोलते हैं OPEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। चलिए अगला है चंद्रशेखरण समिति किससे संबंधित है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेयरों से। ठीक है, शेयरों से होगा। ठीक है, सही उत्तर शेयरों से। ठीक है, अगला है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था राजा चेलैया को। याद रखिएगा, राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। अगला है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राज समिति ने। चलिए अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? कौन सी एजेंसी है जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विवादों को निपटाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग ही मुख्य एजेंसी है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाती है। अगला है देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में सबसे ज़्यादा है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तापीय बिजली का उत्पादन। चलिए अगला है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 67%। अगला है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी भी होती है। ठीक है, भारत में और ग्रामीण अल्प रोजगार भी होता है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी और ये संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी भारत में चक्रीय बेरोजगारी भी होती है, ग्रामीण बेरोजगारी भी होती है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है। अगला है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है वही उपर्युक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाया जाता है। ठीक है, यानी मौसमी बेरोजगारी का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब खेत में काम करने का समय आता है, जैसे बरसात का दिन वगैरह, तो उस समय लोगों को रोज़गार मिलता है, और बाकी जब धूप का दिन आ जाता है तो उस समय खेतों में काम नहीं होता है, तो इसलिए उनको रोज़गार नहीं मिलता है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब अदृश्य बेरोजगारी का मतलब एक और है, ये देखिए अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होगा कि मान लीजिए एक खेत है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक खेत है और उस खेत में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है और मालिक लगा दिया है 4 लोगों को। ठीक है, इसमें काम करने के लिए, तो 2 लोग ही वहाँ पे मतलब काफ़ी थे काम करने के लिए इस खेत में, लेकिन 4 लोग को लगा दिया है काम करने के लिए, तो उसमें से 2 लोग तो रोज़गार पर हैं और 2 लोग जो है बेरोज़गार कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अधिक लोगों को लगा दिया गया है, मतलब केवल दिखाने के लिए लगा दिया गया है कि हाँ रोज़गार में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये इसमें से 2 लोग बेरोज़गार हैं, तो इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोज़गारी। ठीक है, मतलब बेरोज़गारी वो दिखता नहीं है,
लेकिन वास्तविकता में वो लोग बेरोजगार होते हैं। चलिए ये समझ गए। अगला है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है वो है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है, शिक्षित बेरोजगारी। चलिए अगला है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। अब इनमें से कौन सी जो है बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है भाई, तो सही उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, अगला है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण होता है, तो ये होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक असमानता। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इनमें से जो है असमानता घटाने का उपाय कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका, देखें तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने से असमानता कम नहीं होगा। चलिए, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर, यानी योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर ही जो है लोगों को तय करता है कि हाँ ये लोग निर्धनता रेखा से नीचे होंगे। चलिए अगला है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर DT लकड़ावाला के सूत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, DT लकड़ावाला। अगला है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है भारत में। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्धन लोग आपको मिल जाएंगे। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ठीक है, अगला है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कृषि का। ठीक है, अभी के समय में अगर देखें तो कृषि का योगदान थोड़ा कम हो गया है राष्ट्रीय आय में। कृषि कम नहीं हुआ है, कृषि का योगदान कम हो गया है। मतलब अभी के समय में उद्योग व्यापार ये सभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी अपेक्षा में, ठीक है, उसकी अपेक्षा में कृषि का योगदान थोड़ा कम हो गया है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत का राष्ट्रीय आय कितना है ये कैसे पता चलता है। तो ये पता चलता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है मूल्यों पर जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 2000 ही एक इसी वर्ष को जो है आधार बना करके रखा गया है। अगला है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है विधिग्राह्य मुद्रा।
ठीक है। और इस मुद्रा में अगर आप भुगतान करते हैं तो लेनदार जो है कानूनी तौर पर इसको मना नहीं कर सकता है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? तो बाजार की वस्तुएं जो है महंगी हो जाती हैं जब मुद्रास्फीति होता है तो, ठीक है। मुद्रा का वैल्यू जो है कम हो जाता है, और कम होता है तो वस्तुएं धीरे धीरे महंगी हो जाती हैं। अगला है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति, ठीक है। अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति में जो है मूल्य गिर जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, मतलब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुएं की कीमत जो है बढ़ जाती हैं। चलिए अगला है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। चलिए, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यहाँ पे रोका जा सकता है ये सभी के द्वारा, ठीक है। मतलब बचत का बजट प्रत्यक्ष के द्वारा, और सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा, और कराधान में वृद्धि के द्वारा, ठीक है। इन सभी के द्वारा जो है रोका जा सकता है। अगला है मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जो है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब देखिए, अगर मुद्रा का वैल्यू कम हो गया है तो मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ा दें तो इससे जो है मुद्रास्फीति को मतलब कम किया जा सकता है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पे? तो पेट्रोलियम के आयात पर, ठीक है। पेट्रोलियम को दूसरे देश से लाने में भारत का बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो जाता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, यानी अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो क्या संकेत करता है? तो ये निर्यात प्रोत्साहन का संकेत करता है, ठीक है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये होगा अवमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन अगर कर दें तो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में इसको सुधार सकते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा है भाई सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये सबसे पुराना है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा बिहार में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। और आरबीआई ही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसके द्वारा नोट जारी किया जाता है, ठीक है, मुद्रा जारी किया जाता है। अगला है वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला है रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 115 करोड़ रुपए के आधार पर, ठीक है। यानी जो भंडार जो रखे जाते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक में सोने का उसमें 115 करोड़ के जो है मूल्य रखा जाता है, 115 करोड़ का स्वर्ण भंडार रखा जाता है, ठीक है। मतलब सोने का जो क्या कहें उसको जेवरात ये सब
ये 115 करोड़ का रखा जाता है। ठीक है, कैश ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अगला है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? तो जो 2006 में जो था नीति, कब तक जो है विद्युत पहुंचाना था? तो ये था 2012 तक। ठीक है, मतलब अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीय नीति बनाई थी। ठीक है, और इसका लक्ष्य था कि 2012 तक सभी घरों में बिजली पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये जो है 24 जुलाई 1991 को की गई थी। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है, व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, जितने भी भारत में व्यापारिक बैंक हैं वो सब के सब भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो भारत का एक केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, और ये जो है नोट जारी करता है, यानी इसी को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि नोट छापने का एकाधिकार किस बैंक को प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में जितने भी बैंक हैं सभी का हेड है भारतीय रिजर्व बैंक, सबको कंट्रोल यही करता है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे है 5। ठीक है, 5 सहयोगी बैंक शामिल हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो काशीनाथ बैंक जो था निजी क्षेत्र का बैंक था, तो इसका विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो इसको मतलब किस बैंक में मिला दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक में। ठीक है, अगला है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की। ठीक है, SBI की। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो सही उत्तर हो जाएगा केनरा बैंक की। किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि UK में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं?
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा A&Z ग्रीनलेज बैंक। ठीक है, ग्रीनलेज बैंक, A&Z ग्रीनलेज बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। ठीक है, कोच्चि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि में की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि में की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति, यानी शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। चलिए, अगला है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है। एक क्या है? एक तो ये है बैंक। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड बैंक है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में है। ठीक है, अगला है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 196। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम और गोवा में। ठीक है, अगला है, नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो ये किए था 4। ठीक है, 4 स्तर का बनाने की संस्तुति की थी। यानी नरसिंघम समिति है, उसने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर में बनाने की संस्तुति की थी। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो ये किया था खुसरो समिति ने। ठीक है, खुसरो समिति ने। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का संबंध यानी नाबार्ड तक सीमित है। ठीक है, तो नाबार्ड जो संस्था है उसका संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की जो आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति तक ही संभव जो है सीमित है। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने जो है प्रदान की है? तो ये है 49%। यानी अगर कोई जो विदेशी निवेश करता है किसी प्राइवेट बैंक में तो वो 49% तक ही निवेश कर सकता है। IBA से तात्पर्य है, IBA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आप नया बैंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी बैंक में होना चाहिए। चलिए, अगला है, जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन सुरक्षा। चलिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो है इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक है, सही उत्तर होगा हैदराबाद।
RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बीमा क्षेत्र। चलिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1988 में। चलिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा कि 1992 ईस्वी में। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शेयर बाजार से। ठीक है, मंदड़िया और तेजड़िया शब्द। अगला है, शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्रभावशाली नियंत्रण SEBI के द्वारा। ठीक है, SEBI के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है, कितनी है? तो 24 है। ठीक है, यानी भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या 24 है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो उसका नाम है निक्की। चलिए, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, क्या होता है भाई? यानी जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो उसके फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात स्थानापत्ति का प्रसार और आयात व्यापार का संकुचन। ठीक है, ये सभी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। किसका क्रय और विक्रय? तो सही उत्तर हो जाएगा सरकारी बॉन्डों का। ठीक है, चलिए अगला है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। अब सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ब्याज की कम दर। ठीक है, यदि धन को बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। यानी यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु की कमी हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उस स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी वस्तु कम हो जाता है मार्केट में तो उसका दाम बढ़ने लगता है, तो उसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? तो ब्याज की बाजार दर प्रभावित होता है। ठीक है, अगला है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है गरम मुद्रा। ठीक है, मतलब गरम मुद्रा जो है इधर उधर पूरा मतलब चलते रहता है। ठीक है, स्थानांतरण होते रहता है, देशांतर होते रहता है। अगला है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिए सवाल आ गया, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, यानी RBI के पास। RBI ही एक ऐसा बैंक है जो नोट जारी कर सकता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विदेशी संस्थागत निवेश से। अगला है, भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। कैसा प्रभाव होगा? तो यहाँ पे वृद्धि होगी।
ठीक है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष के अनुपात में अगर कमी आती है तो इसका साख सृजन ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला है साख सृजन का मतलब होता है कि ब्रांच बनना। ठीक है, नया नया और ब्रांच बनेगा। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1956 में। चलिए, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1993 में। ठीक है, 1993 ईस्वी में। अगला है भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में किया जाता है और झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में किया जाता है। ठीक है, कोडरमा जिला है। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? तो कोलार स्वर्ण खादान जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए, भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वर्षित खपत है, यानी एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष में कितना बिजली खपत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 376 यूनिट। ठीक है, यानी एक व्यक्ति 376 यूनिट बिजली खत्म करता है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है ताप विद्युत का, कोयला के द्वारा। ठीक है। अगला है संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो खनिजों पर जो है अधिकार होता है राज्य सरकार का। यदि किसी राज्य में खनिज मिला है, खनिज संपदा मिला है, तो उसका अधिकार होगा राज्य सरकार का। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिरपुर में। ठीक है, सिरपुर में। भारत में हीरे की खानें हैं, हीरे की खान कहाँ पे है भारत में? तो सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में। भारत किसका आयात नहीं करता है? तो इन चारों में से किसका आयात नहीं करता है भारत? तो सही उत्तर हो जाएगा कि लौह अयस्क का। ठीक है, क्योंकि लौह अयस्क भारत में ही पाया जाता है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में इंद्रावती जल विद्युत परियोजना लागू किया गया था। ठीक है, चलाया गया था। अगला है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। तो अग्रणी देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो 150 प्रश्न जो है पूरे हो चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि 150 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए मैं आपके लिए 10 प्रश्न और यहाँ पे है। ठीक है, तो 10 प्रश्न मैं आपको और बताने वाला हूँ। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि 2/3। ठीक है, मतलब 1/3 तो भारत में ही जो है पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तेल पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं पाया जाता है कि पूरे देश के लोगों का जो है आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इसलिए 2/3 ये दूसरे देशों से तेल का आयात करता है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में। ठीक है, उसके बाद भारत में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इनकी लघु उद्योग की एक ही समस्या है और वो है कि उनके पास पूंजी का अभाव होता है। ये भी है समस्या। कच्चे माल का अभाव होता है, जानकारी का अभाव होता है। तो अगर देखें तो ये सभी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है,
ये सभी जो है समस्याएं हैं लघु उद्योगों के पास। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? मतलब कौन सा उद्योग है जिसमें आपको निवेश अगर करना है, इन्वेस्टमेंट अगर करना है आपको, तो लाइसेंस होना चाहिए। तो वो है सिगरेट निर्माण उद्योग में। ठीक है, यानी जो उद्योग सिगरेट का निर्माण करता है उसमें अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु वाहन उद्योग। ठीक है, ये मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 18। ठीक है, अगला है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो अधिक जोर दिया गया था किस नीति में? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका 1977 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, इसमें जो है जोर दिया गया था प्रस्ताव पर। ठीक है, और 1977 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था लघु उद्योगों पर, लघु उद्योगों के विकास पर। लेकिन अभी के समय में लघु उद्योग नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। अगला है और अंतिम प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1974 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह की वीडियोज़ जो है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी और हिंदी का भी जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।